नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। संस्कृत शिक्षण की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि शिक्षण विधियों के कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, साथ ही में उनके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यहीं याद भी हो जाए और आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करोगे वो भी आपको पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न बहुत सिंपल है। मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा, आपको बस वो रिपीट करना है साथ साथ, जिसमें आपको चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे प्रश्न है, भर्तृहरे त्रिशतका नाम नामानी। भर्तृहरि के द्वारा कौन से त्रिशतक लिखे गए हैं? तो शतक नाम से 3 हमारे पास ग्रंथ हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये तीनों किसने लिखे हैं? राजा भर्तृहरि ने लिखे हैं। तो यदि पूछे कि कितने शतक वाले ग्रंथ लिखे हैं, तो 3 लिखे हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक किसने लिखे हैं? भर्तृहरि ने। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोगेन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने का भाषा अध्ययनार्थम स्वीकृता। अध्ययन के लिए कौन कौन सी भाषा को स्वीकार किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा, बोले तो अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं को अध्ययन के लिए स्वीकृति दी है। अब बात करते हैं 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें कौन कौन सी भाषाओं को कैसे स्वीकार किया गया। तो इसको हम बहुत ही सिस्टमेटिक आपको समझाते हैं। आपको जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही आपको लिखना है ताकि कोई नंबर भी नहीं कटे और आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई रटने का तरीका नहीं है, इसमें आप चीज़ें याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे ये 3 अंक का प्रश्न पहले आ चुका है 2021 से 2023 के बीच में, तो इसके रिपीट होने के चांस हैं कि यह प्रश्न आ सकता है दोबारा। यदि पूछ ले कि 1986 की शिक्षा नीति में कौन कौन सी भाषाओं को किस प्रकार से स्वीकार किया गया, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक, बोले तो प्रथम कक्षा से लेकर तृतीय कक्षा पर्यंत कक्षा 3 तक केवलम मातृभाषा शात, केवल मातृभाषा का ही प्रयोग किया गया। तो मातृभाषा को स्वीकार किया गया है पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक। चतुर्थी कक्षा से चौथी कक्षा से पंचमी कक्षा पर्यंत पांचवी कक्षा तक 2 भाषाएं स्वीकार की गई, मातृभाषा और आंग्ल भाषा, बोले तो अंग्रेजी। फिर हैं 6ठी से 8वीं कक्षा तक, षष्ठी कक्षात अष्टमी कक्षा पर्यंत 6ठी से 8वीं कक्षा तक 3 भाषाएं स्वीकार की गई, मातृभाषा, आंग्ल भाषा और संस्कृत भाषा। उसके बाद 9वीं 10वीं में जाकर वापस 3 भाषा स्वीकार की गई, 9वीं 10वीं कक्षा पर्यंत, मातृभाषा, हिंदी और आपकी आंग्ल भाषा। तो इस प्रकार 1986 की शिक्षा नीति में भाषाओं को लिया गया है कि पहली दूसरी में, पहली से तीसरी तक केवल मातृभाषा, चौथी 5वीं में आंग्ल भाषा और मातृभाषा, 6ठी क्लास से लेकर 8वीं में संस्कृत को भी इंक्लूड किया गया है मातृभाषा और आंग्ल भाषा के साथ में, और 9वीं 10वीं में जाकर मातृभाषा, हिंदी और फिर आंग्ल भाषा, इन तीनों को पढ़ना है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब प्रश्न एक और भी अच्छा प्रश्न है, काव्यस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति। काव्यस्य, काव्य मतलब काव्य के कितने प्रयोजन हैं, किन प्रयोजन को, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की जाती है। तो काव्य की रचना या तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है, या यश कामना, मान सम्मान कमाने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, व्यवहार परिमार्जन, बोले तो व्यवहार परिज्ञानम, व्यवहार परिवर्तित करने के लिए, अनिष्टि, अनिष्ट का मतलब अनिष्ट निवारणम, अनिष्ट का मतलब जो बुरा है उसको निवारण, बुरा मतलब किसी के लिए कोई बुरा चीज़ है उसको हटाने के लिए, और पत्नी के द्वारा मधुर उपदेश प्राप्त करने के लिए। तो ये हैं कि धन प्राप्ति, यश कमाना, बंधन मुक्ति, व्यवहार परिज्ञान करना, अनिष्ट निवारण और मधुर उपदेश, इनके लिए जो हैं काव्य लिखे जाते हैं। 6 प्रयोजन होते हैं काव्य लिखने के। तो काव्य प्रयोजनानि कानि सन्ति, तो 6 प्रयोजनानि सन्ति। कितने, ये आपको काव्य से ऐसा कैसा लिखना है, प्रयोजनानि ऐसा कैसा लिखना है, संति ऐसा कैसा लिखना है, कानी के स्थान पे केवल 6 लिखना है ताकि आपका उत्तर बने। और उसके बाद आप ऐसे ही 6 बिंदु लिखेंगे जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके पूरे 3 अंक आपको दिए जाएंगे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है जिससे आप अपने जो पेपर में अच्छे अंक हासिल कर पाते हैं,
तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं आपके लिए वो समय तक पहुँच पाए। आगामी समय में जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी कर रहे हैं, तो उनको टू द पॉइंट और शॉर्ट क्लासेस जो होने वाली हैं जिनमें उतना मटेरियल होगा कि वो पास हो जाए अच्छे से, तो वो सभी आपको यहाँ मिल जाएगी इसी चैनल पर, और उनके नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। तो आप उसके लिए भी हमारा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सार्थक वर्ण सम्मेलनेन किम भवति। सार्थक वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है? तो जब सार्थक वर्ण, बहुत सारे वर्ण आपस में सही अर्थ में जुड़ जाते हैं तो वाक्य शब्द बनता है। वर्ण मिलने से तो बनेगा शब्द, और शब्द सार्थक शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाक्य। तो प्रश्न देखो, सार्थक वर्ण का पूछा गया है तो शब्द बनेगा, और अगर प्रश्न ऐसा होता सार्थक शब्द सम्मेलन किम भवति तो फिर वाक्य बनता। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, सार्थक वर्ण सम्मेलन शब्द निर्माणम भवति। और यही प्रश्न अगर वर्ण के स्थान पे यहाँ शब्द होता तो फिर यहाँ शब्द की जगह अपन लिख देते वाक्य निर्माणम भवति। तो एक प्रश्न में दो प्रश्न और दो उत्तर आपको मैंने समझा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्णानाम मेलनेन किम कथ्यते। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं, क्योंकि उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है और वही विकार संधि कहलाता है। तो हमने लिखा वर्णानाम वर्णानाम, मेलनेन मेलनेन, कथ्यते कथ्यते। किम के स्थान पे केवल लिखना है संधि। यानी छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक दो दो शब्द याद रखने हैं, पूरा उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न है, विशेष्य विशेषण भावो कस्मिन समासे भवति। किस समास में विशेष्य और विशेषण का भाव में देखने को मिलता है? तो कस्मिन के जगह पे लिख देंगे कर्मधारय, और बाकी समास्य के स्थान पे समास्य हैं, भवति के स्थान पे भवति हैं, और विशेष्य विशेषण भाव के स्थान पे वैसा का वैसा हमने लिख दिया है। तो कुछ छोटे छोटे शब्द याद करने से भी हम ये चीजें याद कर पाते हैं। अगला है, लोट लकारस्य प्रयोग कुत्र भवति। लोट लकार का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कुत्र के स्थान पे लिखेंगे आज्ञार्थे। आज्ञा के अर्थ में हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये शब्द ऐसा कैसा लिखा है? भवति के स्थान पे भवति लिखा है, कुत्र के स्थान पे आपने एक शब्द याद किया आज्ञार्थे। फिर अगला है, संस्कृत शिक्षणस्य विधय कति भवन्ति। संस्कृत पढ़ाने की, संस्कृत सिखाने के लिए कितनी प्रकार की विधियां होती हैं? तो हम लिखेंगे तत्र द्विविधे। यहाँ दो प्रकार की विधियां होती हैं, पारंपरिक विधियां, पारंपरिक मतलब प्राचीन विधियां, और आधुनिक विधियां, नवीन विधियां और आधुनिक विधियां इनको कहते हैं। अब पारंपरिक में कौन कौन सी आ सकती है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षण की कितने प्रकार की विधियां होती हैं? दो होती हैं, पारंपरिक और आधुनिक। और पारंपरिक में आपको तीन प्रमुख विधियां याद रखनी हैं। प्रश्न पूछेगा आपसे वो 1 या 2 नंबर का कि संस्कृत शिक्षणस्य पारंपरिक विधि नाम नामानि लिखन्तु। संस्कृत शिक्षण की पारंपरिक विधियों के नाम लिखिए। तो आपको अगर 1 अंक का प्रश्न आता है तो ऐसा कैसा ही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया है। त्रय संति, 3 प्रमुख विधियां हैं, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम देखते हैं संस्कृत शिक्षणस्य आधुनिक विधिनाम नामानि लिखन्तु। संस्कृत शिक्षण की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ 5 विधियां लिखिए। मैंने आपको 4 तो यहाँ लिख रखा है, 5वीं भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। भाषा अनुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि भी, भाषा अनुवाद विधि जिसमें ट्रांसलेशन होता है। फिर हर्बट की पंचपदी विधि, आगमन निगमन विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, और एक आप 5वीं लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो 5 विधियां आप यहाँ लिख सकते हैं। ये 1 अंक का अच्छा सा प्रश्न है। अब हर्बट विधि जो है पिछले वर्ष ही 2024 के पेपर में ही पूरी अच्छी तरीके से पूछ ली गई है, इसलिए हमने इसको एक छोटे प्रश्न के रूप में लिया है कि बताइए हर्बट विधि किस प्रकार की विधि है। तो आपको बताना है ये एक आधुनिक नवीन विधि है। और हर्बट विधि के 5 पद कौन कौन से हैं? तो बहुत ही सिंपल हैं। प से प्रस्तावना, प से प्रस्तुतिकरण, स से साहचर्य। सबसे पहले प्रस्तावना ली जाती है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर साहचर्य बच्चों को नियमों का अनुपालना करवाई जाती है, फिर उसके लिए नियम सामान्य किए जाएंगे, नियम बनवाए जाएंगे, और लास्ट में नियमों का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण देखो 2 बार प्र हैं, 1 बार सा हैं, प्र सा, फिर सा प्र, वही है प्र सा प्र। 3 बार प्र आएगा और 2 बार सा आएगा। तो शुरू में 2 बार प्र है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, फिर है सा में साहचर्य और सामान्यकरण,
और फिर वह प्रयोग। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरणम, साहचर्यम, सामान्यकरणम, प्रयोगम, ये 5 हर्बट की पंचविधि के नाम हैं, पंचपदी के नाम हैं। फिर अगला है भाषा शिक्षण से के प्रमुख कौशला संति। कल इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो ये 4 कौशल कौन कौन से हैं? श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम। LSRW। लिसनिंग बोले तो श्रवण, वदनम स्पीकिंग बोले तो वदनम, रीडिंग बोले तो पठनम, और राइटिंग बोले तो लेखनम। तो इस प्रकार से भाषा के 4 कौशल होते हैं। चत्वारि कौशलानि सन्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आगमन निगमन विधीय समीक्षा कुरुत। अब देखो, शिक्षण विधियों के मैंने 4 शिक्षण विधियां ली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से एक शिक्षण विधि आपसे पूछेगा या एक प्रश्न पूछेगा। हो सकता है कि इनको छोटे छोटे रूप में भी पूछ ले, तो आपको एक एक 2-2 नंबर का पूछे तो आप इनमें से छोटे छोटे चीज़ें अलग कर लीजिएगा, तो वो छोटे प्रश्न में भी काम आ जाएगी। और अगर पूरा बड़ा 4 अंक का प्रश्न पूछे तो आप यहाँ भी इसको काम में ले सकते हैं। तो 3 या 4 अंक, जितने भी अंक का प्रश्न पूछे आपको इनमें 4 से 5 पॉइंट याद रख के जाने और वैसा ही लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट ही लिखें। क्यों? क्योंकि चेक करने वाले को आप जो बताना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो आप निबंध की तरह न लिखें, जैसा पॉइंट आपको बताया जाता है वैसे लिखिए। अब प्रश्न कैसे पूछता है? अगर छोटा प्रश्न पूछे कि व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक प्रचलित उपयोगी विधि का संति, कौन सी विधि है सबसे व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और सबसे ज़्यादा प्रचलित, तो उस विधि का नाम है आगमन निगमन विधि। तो छोटा प्रश्न भी यहाँ से बन जाता है। और अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आगमन निगमन विधि का, तो उसमें भी लिख सकते हैं व्याकरण शिक्षण से व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित उपयोगी विधि आगमन निगमन विधि है मतलब अस्ति। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोगी विधि आगमन निगमन विधि है। अब आगमन विधि में क्या होता है और फिर निगमन विधि में क्या होता है, ये समझते हैं। आगमन विधि में अगर आपसे पूछे तो आप लिखोगे आगमन विदो उदाहरणाम उपयोगेन नियमस्य निर्धारणं भवति। आगमन विधि में उदाहरणानाम, उदाहरणों के उपयोग से नियमों का निर्धारण किया जाता है या होता है। तो आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरणों का उपयोग किया जाता है और फिर उसकी सहायता से नियम निर्धारित होते हैं। मतलब पहले उदाहरण देंगे और फिर नियम बनाए जाएंगे। ये है आगमन विधि। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो कौन सी विधि बनेगी? निगमन विधि। तो आप निगमन विधि में लिखोगे निगमन विदो, निगमन जो विधि है आगमन विदे विपरीत, आगमन विधि की विपरीत हैं। अब इसमें क्या होता है तो देखिए, निगमन विदो, निगमन विधि में पूर्वम, सबसे पहले, नियमस्य ज्ञानम, नियमों का ज्ञान करवाकर, तदंतरम, उसके बाद, उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहले नियमों का ज्ञान करवाया जाता है निगमन विधि में, और फिर उसके बाद, तदंतरम का मतलब होता है उसके बाद, उदाहरणानि, उदाहरण प्रस्तुयन्ते, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो निगमन विधि आगमन की उल्टी है, जहाँ पूर्व में नियम का ज्ञान करवाया जाएगा, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। अब इन दोनों का हम लास्ट में लिख देंगे कि ये किस प्रकार से काम आती हैं। तो हम लिखेंगे बालका सक्रिय रूपेण शिक्षन्ति। बालक, यहाँ बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ये 5 अगर आप पॉइंट लिखते हो तो आप अच्छे प्रकार से लिख पाओगे। देखो, इसमें कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे नहीं लिख सकते, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखो, व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वाधिक प्रचलित उपयोगी विधि है आगमन विधि में उदाहरण का उपयोग करके नियम बनाए जाते हैं। फिर निगमन विधि इसकी उल्टी होती है, विपरीत होती है, जिसमें पहले नियम का ज्ञान करवाया जाता है और फिर उदाहरण दिए जाते हैं, और ये सक्रिय रूप से सीखने में काम आने वाली विधि है आगमन निगमन विधि। अब बात करते हैं दंडान्वय खंडान्वय विधि। अब इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। पद्य शिक्षण की जो सबसे उपयोगी विधि है वो है दंडान्वय खंडान्वय विधि। पद्य का मतलब जो कविताएं वगैरह पढ़ाने में उपयोगी हैं। तो हमने लिखा है पद्य शिक्षण से प्रचलित उपयोगी विधि, पद्य शिक्षण की प्रचलित और उपयोगी विधि है दंडान्वय खंडान्वय अस्ति। अब दंड शब्द का मतलब क्या होता है समझते हैं। दंड शब्द वाक्य से संसूचकम अस्ति। दंड शब्द का मतलब है वाक्य, यानी दंड शब्द वाक्य को सूचित करने के लिए होता है। अब इस विधि में क्या होता है अब समझते हैं। दंडान्वय विधो, दंडान्वय विधि में संपूर्णस्य श्लोकस्य, संपूर्ण श्लोक में से
प्रधान वाक्यम लभ्यते, प्रधान वाक्य लिया जाता है, तस्य फिर उसका व्याख्याम संपूर्ण वाक्य भवति, और उसकी व्याख्या पूरे वाक्य में होती हैं। तो दंडान्वय विधि में क्या होता है कि संपूर्ण श्लोक में एक प्रधान वाक्य लिया जाता है और उस प्रधान वाक्य की व्याख्या संपूर्ण जो आपकी लाइनें हैं वाक्य बनाए गए हैं उनमें होता है। तो ये दंडान्वय विधि में होता है। अब खंडान्वय विधि में क्या होता है देखिए, खंडान्वय पद्धतीय विधि में काव्यस्य प्रत्येकम लघुखंडेन सह संबंधा, काव्य के प्रत्येक लघुखंड से सह संबंधित, बोले तो संबंधित विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रष्टा भवन्ति। तो इसमें क्या होता है, दंडान्वय विधि में तो संपूर्ण श्लोक में से प्रधान वाक्य लेकर उसकी व्याख्या होती है पूरे वाक्यों में, और खंडान्वय विधि में काव्य बोले तो जो कविता है उसके प्रत्येक छोटे खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमने समझ लिया है कि पद्य शिक्षण की विधि है दंडान्वय खंडान्वय। दंड शब्द का मतलब होता है वाक्य। दंडान्वय विधि में संपूर्ण श्लोक में प्रधान वाक्य सेलेक्ट करके उसकी व्याख्या की जाती है, जबकि खंडान्वय विधि में प्रत्येक लघु खंड से संबंधित विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न हो चुके हैं। अलग अलग पूछे तो भी आप इनको बता सकते हो, अगर एक ही साथ पूछे बड़ा प्रश्न तो ये भी बता सकते हैं। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण विधि पर चलते हैं जिसका नाम है भंडारकर विधि, या इसको भंडारकर विधि न देकर इसको दे सकता है व्याकरण अनुवाद विधि। दोनों में से कोई सा भी नाम दे, लिखना आपको 4 अंक के लिए अच्छे से हैं। देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि भंडारकर विधि का अन्य नाम क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि, लिख दिया। फिर आप लिखोगे कि इसको प्रस्तुत किसने किया। अब इसमें बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं जो आप पेपर में लिख पाओगे। तो आप लिखोगे प्रस्तुतकर्ता श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयन। इसको जो प्रस्तुत करने वाले हैं, देने वाले हैं, वो हैं श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यही एक व्यक्ति का इतना बड़ा नाम है, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। और बाद में अपन लिख देंगे महोदय। महोदय मतलब ये जो महोदय हैं जिन्होंने ये विधि दी है उनका नाम है श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अब इसमें क्या क्या होता है, फिर इसके बारे में 3 लाइनें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम भंडारकर विधि। भंडारकर विधि में सरलात, भंडारकर जो विधि होती है इसमें सरल से कठिन की ओर सूत्राणाम पालनम क्रियते। तो भंडारकर विधि में किस सूत्र का पालन होता है, सरलात कठिनम, सरल से कठिन की ओर, या ज्ञातम अज्ञात, ज्ञातात अज्ञातम, ज्ञात से ज्ञात की ओर। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं कि भंडारकर विधि जो होती है इसमें सरल से कठिन की ओर सूत्र का पालनम क्रियते, पालना की जाती है। या आप ऐसा लिखिए ज्ञातात अज्ञातम, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग होता है। फिर आगे हम लिखेंगे अयम विदे, इस विधि में, यहाँ इस विधि में तर्क शक्तिया विकासम करोति, तर्क शक्ति का विकास होता है, या यह विधि तर्क शक्ति का विकास करती है। अयम विधि भाषा वर्गीकृत्य, ये जो विधि होती है यह विधि भाषा को वर्गीकृत करके सरलतया प्रस्तुतिकरण करोति, सरलता से प्रस्तुतिकरण करती हैं। तो ये भाषा को वर्गों में तोड़ तोड़ कर उसका सरलता से जो है प्रस्तुतिकरण देने में भंडारकर विधि उपयोगी हैं। तो जैसे पूछे कि भाषा वर्गीकरण को सरलता से प्रस्तुत कौन सी विधि करती है, भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि किसका नाम है, भंडारकर विधि। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने कौन सी विधि दी है, वो है व्याकरण अनुवाद विधि। तो सरल से कठिन की ओर कौन सा सूत्र पालन होता है, भंडारकर विधि में। तर्क शक्ति विकास करती हैं व्याकरण विधि या व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। भाषा वर्ग करने का कार्य, भाषा को वर्गीकृत करके सरल वाक्यों में प्रस्तुत करने का काम भी यही विधि करती हैं। अब हम अंतिम विधि के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। 2023 में इसको 3 नंबर पे पूछा गया था और इसके सिद्धांत पूछे गए थे। चाहे आप इसके सिद्धांत की बात करें या कोई भी प्रश्न आए, देखो मैं आपको सलाह देता हूं कि विधि का नाम आता है, आपको यही विधि का नाम आ जाए तो आपको यही सब चीजें लिखनी है। जैसे प्रत्यक्ष विधि का प्रश्न आए तो आपको लिखनी है कि संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विधि अस्ति, संस्कृत को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वो है प्रत्यक्ष विधि। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर्वोत्तम विधि, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वह आपकी विधि है, वो विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। फिर हम लिखेंगे कि इस विधि के अंदर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर चित्र को, मॉडल बोले तो प्रतिमान को या वस्तु को हम देखते हैं और देखकर सीखते हैं। तो इसमें सिखाया कैसे जाता है, चित्र, प्रतिमान, वस्तु वा इन आदि, वा का मतलब आदि सॉरी, चित्रम प्रतिमानम वस्तूनानि वा दृष्ट्वा
शिक्षणम भवति। तो चित्र, प्रतिमान, वस्तु आदि को देखकर शिक्षण होता है। किसके अंदर सिखाया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में। उदाहरणे च विषय वस्तु स्पष्टीकरण भवति। और यहाँ उदाहरण विषय वस्तु से संबंधित देकर सिखाया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो चित्र, मॉडल या कोई भी वस्तु को सामने दिखाया जाता है और फिर देखकर पढ़ाया जाता है। वो विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। इसमें उदाहरण से ही विषय वस्तु को समझाया जाता है। ज़्यादातर उदाहरण देंगे। उदाहरण ऐसे नहीं है कि आपको केवल बोलकर बताया है, उदाहरण को दिखाया जाएगा तब आप सीखोगे। प्रत्यक्ष विधि नवीन विधि संति। प्रत्यक्ष एक नई विधि है, आधुनिक विधि है। अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक विधि, सुगम विधि। प्राकृतिक का मतलब आप नेचर, आसपास की चीज़ों को ही दिखाकर सुगमता से, आसानी से सिखाते हो। तो प्रत्यक्ष विधि का नाम है प्राकृतिक या सुगम विधि। एक नवीन विधि है जिसमें विषय वस्तु को उदाहरण से समझाया जाता है, चित्र, प्रतिमान, वस्तु को देखकर सिखाया जाता है और संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ गए होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा जो है फेल न हो, अच्छे से पास हो। बस अब एक छोटा सा वीडियो बचा हुआ है, क्योंकि मैंने ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसके अंदर नहीं लिया है। वो है मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 से 5 प्रश्न कौन से हैं, वो आपको मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। तो छोटे छोटे वीडियो, इनको कमज़ोर मत समझिए। ये आपके पास होने की गारंटी भी है और पास होने से ज़्यादा अंक आपको दिलाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।